Good morning all. Welcome to Learners Academy. Sequences and series chapter हमने डे बिफोर yesterday या उससे भी एक दिन पहले स्टार्ट किया था. टॉपिक इंट्रोडक्शन कवर हुआ था. What is sequence, what is series, the difference between sequence and series भी कवर हुआ था एंड छोटे मोटे से क्वेश्चंस थे पहली एक्सरसाइज में. देन उसके बाद पहली टाइप की जो सीक्वेंस होती है उसको अपन जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट. बट वो हमारे टॉपिक से ओमिटेड था. But then also we covered the basic concepts of arithmetic progression क्योंकि this will help in understanding what is GP. AP अच्छे से आता है तो GP समझने में इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा. ठीक है, तो बेसिकली AP का हमने सारा पोर्शन कल की क्लास में कवर किया था. एंड टुडेज टॉपिक इज GP जो हमारे एक्चुअली सेकेंड एक्सरसाइज है. आपकी नई बुक में जो सेकेंड एक्सरसाइज है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, उसका टॉपिक इंट्रोडक्शन. पुरानी बुक में ये तीसरी एक्सरसाइज थी, आफ्टर AP थी, लेकिन इस बुक में ये दूसरी ही एक्सरसाइज है. नई बुक में ये क्या है? दूसरी ही एक्सरसाइज है. सो दिस इज द बिल्कुल एंटायर डिफरेंट टॉपिक या नया टॉपिक है. डिफरेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि AP पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उससे मैच करेगा, तो वी कैन नॉट से बिल्कुल डिफरेंट है, बट हाँ नया टॉपिक है आपके लिए. ठीक है, स्टार्ट करें. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बुक के अंदर दिखा देते हैं आपको जो हम चीज कर रहे हैं वो कहाँ मिलेगी आप. ये पहली एक्सरसाइज करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज करने के बाद आपको टॉपिक मिलेगा पुरानी बुक में, और नई बुक में ये पहली एक्सरसाइज के बाद मिलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, सो लाइक एपी क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, तो वो भी प्रोग्रेशन मतलब एनीथिंग विच फॉलोज इज फिक्स्ड पैटर्न. ओके, प्रोग्रेशन मींस एनीथिंग विच फॉलोज व्हाट है? फिक्स्ड पैटर्न. जो भी फॉलो करे उसको प्रोग्रेशन कहेंगे. ये अरिथमेटिकली प्रोग्रेस कर रहा था, बढ़ रहा था. प्रोग्रेस है ना, ये प्रोग्रेस कहते हैं ना, आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, दैट मींस आप कैसे आगे बढ़ रहे हो. ये अरिथमेटिकली प्रोग्रेस कर रहा था, ये ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस करेगा. अरिथमेटिकली प्रोग्रेस करने का मतलब है धीरे धीरे धीरे, पाई पाई इकट्ठा करके, पाई पाई इकट्ठा करके. और ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेस करने का मतलब है मल्टीप्लाई करके. क्या करके? मल्टीप्लाई. आपने सुना होगा ना, देखो जब इंसान मेहनत करता है पाई पाई इकट्ठा करके पैसा जोड़ता है, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसके बाद इतना हो जाता है ना, फिर उसको पाई पाई नहीं जोड़नी पड़ती, फिर उसका पैसा मल्टीप्लाई होता है. फिर उसका पैसा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. मान लो उसने पैसा पैदा कर लिया अच्छा खासा, तो फिर वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा, तो फिर उसकी स्पीड, उसके और धनवान से और धनवान होने की स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है ना, सुना होगा ना, पैसे से पैसा पैदा होता है, तो वो वाली बात है. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइक पाई पाई इकट्ठा करना. फिक्स, साल में इतना ही मिलेगा, फिर उतना ही मिलेगा, फिर अगले साल उतना ही मिलेगा, फिर अगले साल उतना ही मिलेगा. अब बहुत सारा हो गया, अब आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया तो अब मल्टीप्लाई होगा, दुगना हो गया, फिर दुगना हो गया, फिर दुगना हो गया. समझ गए? सो बेसिक डिफरेंस समझ में आया. तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. पहले AP का एग्जाम्पल, वही जो हम हमेशा लेते हैं. 1 3 1 4 लो. 1 4 7, आगे बोलो 10 13 16 एंड 19. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AP. यस और नो? हम हर चीज को AP से कनेक्ट करके देखेंगे, GP के सारे कॉन्सेप्ट्स को AP से कनेक्ट करके देखेंगे, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. ओके, ठीक है. ये है एक हमारी AP. ठीक है, इसमें क्या होता था? +3 +3 +3 +3, एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो जाता था. +3 ऐसे होता था, ऐसे होता था क्या? एंड फर्दर आई कैन से कि सर आगे और बढ़ रहा है, सो डॉट 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 इनफाइनाइट AP. ठीक है, अब GP का एक एग्जांपल देखो. 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन. अब आप देखो, अगर मैं इसको ऐड करके सोचूं, भाई कुछ ऐड हुआ है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ कितना ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है. यहाँ कितना ऐड हुआ है? 2. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन AP में तो बराबर बराबर ऐड होता था ना, जिसमें बराबर बराबर ऐड हुआ है क्या? पहले दो स्टेजेस पे ही फेल हो गई वो बात. और आगे तो चलो जरा, 4 ऐड हो गया, फिर आगे चलो जरा 8 ऐड हो गया. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली AP तो नहीं है. अब देखो ये और कोई फिक्स पैटर्न फॉलो कर रही है?
तो इफ यू विल एनालाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई टू वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लाई टू, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई टू, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई टू, फिर 8 को 2 से, फिर 16 को 2 से, फिर 32 को 2 से, एंड यहाँ पे 64 को। ठीक है, समझ आया क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? मल्टीप्लाई करने का। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? मल्टीप्लाई। तो कोई भी अगर फिक्स पैटर्न फॉलो करता है तो प्रोग्रेशन होता है, और प्रोग्रेशन अगर मल्टीप्लीकेशन वाला हो तो उस प्रोग्रेशन को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सरल सी डेफिनेशन समझ में आई? आई आ गई समझ में? ये बैग हटाएं से, बैग को उधर। सरल सी डेफिनेशन समझ में आ गई? कुछ जुड़ के मिलेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ गुणा होके मिलेगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, जब अपन जोड़ते थे तो घटाना उसी में अंडरस्टूड मानते थे। ऐसा थोड़ा ना कि घटाने के लिए एक तीसरी प्रोग्रेशन चाहिए, मतलब -3 करके अगर अगली टर्म मिल रही है तो कोई तीसरी प्रोग्रेशन थोड़ी ना है। वही है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बोलो। क्योंकि जोड़ना और घटाना को हम सेम ऑपरेशन मान लेते हैं। लाइक अगर मुझे -3 करना है, क्या करना है मुझे? -3 करना है हर जगह, तो मैं क्या कर दूंगा? +(-3), +(-3), +(-3), तो उसी फॉर्म में लिख दूंगा मैं। सिमिलरली जिस तरीके से जोड़ना और घटाना दोनों ही काम एपी में इन्वॉल्व हैं, उसी तरीके से गुणा करना और गुणा करना का उल्टा क्या होता है? भाग देना, डिवाइड करना, ये दोनों ही काम जीपी में इन्वॉल्व है। तो कल को आपको डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू करके भी जीपी मिल सकती है। आप इमेजिन करो यही जीपी आपको रिवर्स डायरेक्शन में मिल जाए। यही जीपी आपको किस में मिल जाए? रिवर्स डायरेक्शन। स्टार्ट में कर दूं 128 से, फिर डिवाइडेड बाय 2 64, फिर डिवाइडेड बाय 2 32, फिर डिवाइडेड बाय 2 16, फिर डिवाइडेड बाय 2 8 4 2 1, और 1 के बाद भी और डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ 1/2, फिर और डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ 1/4, 1/8, 1/16। समझ गए? ठीक है। क्योंकि अगर मेरे को किसी ने कहा कि डिवाइडेड बाय 2 करना है तो डिवाइडेड बाय 2 को भी मैं मल्टीप्लाई की, जैसे माइनस को मैं प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस को मैं प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर मुझे किसी ने कहा कि आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 को पता है क्या लिख सकता हूँ? इंटू 1/2, इंटू 1/2, इंटू 1/2 लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया तो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस भी एपी में शामिल हो गया। सिमिलरली मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर पाया तो डिवीजन वाला प्रोसेस भी जीपी में शामिल हो। समझ आया? तो बेसिकली 4 ही ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, प्लस माइनस गुणा भाग, फिर बाकी सब तो उन्हीं से बने। तो प्लस माइनस इसमें कवर हो गए, गुणा भाग इसी में कवर हो गए। समझ गए? क्लियर है? ओके। एंड ऑब्वियसली जब मैं डिवाइड करूंगा तो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि अब आप 11th में हो तो अब वो चीज आपके लिए अंडरस्टूड हो गई है। ठीक है ना? क्योंकि डिवाइड जब मैं कह रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो आप ऐसे नहीं कह सकते डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय 0 ना। वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0, है ना? डिवाइड जब हम करेंगे तो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन करते हैं यहाँ से। देखो, जब अपन कुछ ऐड करते थे तो उस ऐड किए गए नंबर को क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते थे? और उसको कौन से लेटर से डिनोट कराते थे? डी, स्मॉल डी। सिमिलरली यहाँ पे जिस नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको भी कुछ कहा जाएगा, और वो क्योंकि सेम है हर जगह, वो हर जगह क्या है? सेम है, इसलिए उसको कॉमन रेशियो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉमन रेशियो। एंड द लेटर विच वी विल डिनोट इट इज स्मॉल आर। वहां पे स्मॉल डी था, यहाँ पे स्मॉल आर होगा। रेशियो क्यों? रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब वही होता है किसी को चीज से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना। ठीक है? मतलब 4 और 1 का डिफरेंस है 3, है ना? 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, इसलिए उधर कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे 2 और 1 का डिफरेंस नहीं है, या फिर इन दोनों को पकड़ो, 8 और 4 का ये डिफरेंस थोड़ी ना है। 8 को 4 से डिवाइड करके जो मिलेगा वो आएगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं? रेशियो तो बोलते हो। समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग रेशियो होता है। तो वहां पे हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे हर दो टर्म्स के बीच का रेशियो है, और वो कॉमन है, सेम है, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉमन रेशियो। लेटर क्या मिलेगा? स्मॉल आर। ओके। वहां पर भी पहली टर्म को ए से डिनोट कराते थे, यहां पर भी पहली टर्म को ए से ही डिनोट कराएंगे। ठीक है ना? तो आधी आधी सी चीजें तो सेम है। वहां पर पहली टर्म को किससे डिनोट कराते थे? ए से। यहाँ पे पहली टर्म को ए। वहां पर भी जनरल टर्म को अपन A1 A2 A3 किसी भी टर्म की बात करनी होती तो ऐसे बोलते थे, यहाँ पर भी वैसे ही बोलेंगे A1 A2 A3। लाइक ये वाली कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवीं टर्म है, तो उसको मैं कह दूंगा A7। A7 वहां पर भी ऐसे ही बोलते थे A7। वहां पर भी फाइनाइट इनफाइनाइट एपी होती थी,
जब आखिरी टर्म पता हो तो फाइनाइट, नहीं पता हो तो इनफाइनाइट। यहाँ पर भी फाइनाइट इनफाइनाइट जीपी होती है, आखिरी टर्म पता हो तो फाइनाइट जीपी, अदरवाइज इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो बस आपको दूसरे फेज में आना है, बाकी चीजें सारी वही हैं जो कल हमने रिवाइज किया। कल हमने अर्थमेटिक मीन सीखा, भी ज्योमेट्रिक मीन भी सीखेंगे। ठीक है ना, और फिर आखिरी में जब पूरा दोनों सीख लेंगे तो फिर अपन एएम और जीएम के बीच का रिलेशनशिप भी सीखेंगे कि दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आया, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज कर दें जो आपको नोट्स में लिखना है। देखो, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीपी। तो देखो, अगर आपने कल की क्लास ली हो तो कल आपने एपी की डेफिनेशन सीखी हो, वही डेफिनेशन जानबूझ के मैंने कॉपी पेस्ट करी है, उसी में चेंजेस किए, उसी में चेंजेस किए। कल क्या लिखा हुआ था अगर आपको याद हो, द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, is a type of sequence following a fixed pattern in which each successive turn is obtained by, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एडिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, सबट्रैक्टिंग, तो वो मल्टीप्लाइंग डिवाइड हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है, वो की वही डेफिनेशन है, आप जाकर चेक करो। समझ आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, वैसे ज्यादातर जीपी ही बोलते हैं भाई, उसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी हो सकता है। एक ऐसा टाइप का सीक्वेंस है जिसमें एक फिक्स पैटर्न फॉलो होगा। सीक्वेंस हमेशा वही होता है जिसमें फिक्स पैटर्न फॉलो होता है, और सीक्वेंस बोल रहा हूँ दैट मींस जो टर्म्स है वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे। सीक्वेंस बोल रहा हूँ तो टर्म्स किससे सेपरेटेड होंगे, कॉमा। इसी को मैं ज्योमेट्रिक सीरीज कह दूं तो फिर प्लस 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 लग जाएगा। सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस देखा था ना, वो हर जगह फॉलो होगा। ठीक है, इन विच ईच सक्सेसिव टर्म, अगली टर्म हमको ऑब्टेन होगी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पिछली टर्म को एक फिक्स कांस्टेंट नंबर से। ओके, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल 1 3 9, तो इंटू थ्री हो रहा है, चेक करो, हो रहा है, इंटू थ्री। ठीक है ना, इट इज एन इनफाइनाइट जीपी, डॉट 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 लगा दिया, और फाइनाइट जीपी में आखिरी टर्म फिक्स कर दो, उसके बाद डॉट 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 ना लगाओ, तो वो आखिरी टर्म फिक्स हो गई, दैट मीन्स वो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो गए, तो यानी कि वो क्या हो गई, फाइनाइट जीपी। डन, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये दोनों जो सीरीज हैं, ये दोनों जो सीरीज हैं ये बड़ी स्पेशल सीरीज हैं, इस पर बेस्ड बहुत सारी पहेलियां सॉल्व होती हैं इस सीरीज से। कौन सी? एक तो इंटू टू करने वाली, और एक इंटू थ्री करने वाली। लाइक 1 2 इंटू 2 करो जरा, 4 इंटू 2 करो, करो जरा 8 16 32, लाइक दिस, है ना। अब इस सीरीज के अगर आपने कभी पढ़ी हो ऐसी पहेली, तो देखो, अगर आपको, अगर आप कहीं पर भी स्टॉप कर लो, लाइक मैंने यहाँ स्टॉप कर लिया, तो अब आप इन सबको जोड़ना, 3 7 15 और 16 कितने हो गए, 31 हो गए, 31 हो गए, इन सबका सम हो गया। अब आप ध्यान से सुनना, इनमें से 1 2 4 8 16, 5 नंबरों में से 1 2 4 8 16, इन 5 नंबरों में से आप, इन 5 नंबरों की मदद से, इन 5 नंबरों की मदद से आप, इनका सम 31 है ना, 1 से लेके 31 में से किसी भी नंबर का सम बना सकते हो। क्या कहा मैंने? अच्छा, ऐसे सुनो, एक पहेली बताता हूँ आपको, पहेली की फॉर्म में बता देता हूँ। आप एक परचूनी की दुकान चलाते हैं, ठीक है, आपने 5 बाट रखे हुए हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 8 किलो का, 16 किलो का। तो इन 5 बाट की मदद से आप 1 से लेके 31 किलो का कोई भी वजन तोल सकते हो, कोई भी। जैसे 1 किलो तोलना है, 1 किलो का बाट रखो, 2 किलो तोलना है, 2 किलो का बाट रखो, 3 किलो तोलना है, 1 और 2, 4 किलो का है ही, 5 किलो, 4+1, सोचो, 4 किलो, 4+1, 5 किलो, बोलो 5 किलो कैसे तोलोगे, 4 और 2 एक साइड, नहीं, 5 5 किलो में, सॉरी, 4 और 1, 4 और 1, ठीक है, और 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो है ही, 8 8 किलो बाद 9 किलो, 8 और 1, 10 किलो, 8 और 2, ठीक है ना, फिर आ जाओ 11 किलो, 8 और 2 और 1, फिर 12, 8 और 4, ऐसे करते करते 1 से लेके 31 तक ईच एंड एवरी नंबर यू कैन कवर। ठीक है ना, तो सपोज करो आप परचूनी दुकान चलाते हो, आपको आपको पता है कि मेरे को इतना किलो तोल के देना होता है, तो आपको 1 से लेके 31 किलो के बहुत सारे बाट लेने की जरूरत नहीं है, 5 बाट खरीद लाओ बाजार से, बस सबका काम होगा इससे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई 1 2 4 8 6 वाली सीरीज, और मैंने क्या कहा था, 1 3 1 3, जो इंटू थ्री होती है ना, वो सीरीज भी स्पेशल है, उस सीरीज की पहेली सुनो, और ऐसी पहेली आएंगी आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम्स, जो भी आप फाइट करोगे IIT जी, है ना। देखो,
1 3 इंटू 3 वाली सीरीज बोलो, मतलब सीक्वेंस बोलो। 9 27, चलो 4 पे स्टॉप कर देते हैं। इन सबका सम क्या है? 40 50 40 40 है। तो अब आप 1 से लेके 40 तक का, 1 से लेके 40 किलो तक का वजन इन 4 बाट से तोल सकते हो। तो आपको अगर सर फर्क क्या है, वो तो उधर से भी तोल लेते हैं अपन। अब इसमें पता है क्या फर्क है? उसमें तो क्या था, आपको बाट को इस साइड रखना अलाउड नहीं था। लाइक आप एक साइड बाट रखोगे, एक साइड वचन रखोगे, मतलब आप माइनस नहीं कर सकते। इसमें माइनस करना भी अलाउड है, इसमें माइनस करना भी अलाउड है। आपको सपोज करो 1 किलो तोलना है तो ये रख दो। आपको 2 किलो तोलना है तो 3 किलो एक साइड रख दो, 1 किलो दो साइड रख दो, 1 किलो दूसरी साइड रख दो। 2 किलो तोल गया, 3 किलो का बाट है ही सही। 4 किलो तोड़ना है 3+1। 5 किलो तोलना है तो 9 किलो एक साइड रख दो और 3+1 एक साइड रख दो। 6 किलो, 9 एक साइड 3 एक साइड। 7 किलो बोलना, 7 किलो, 7 किलो बताओ। नहीं, 9 और 1 एक साइड 10 और 3 एक साइड 8। 9-1, 9 खुद ही है। 10 9+1 11, 11 बोलो। 9 और 1 एक साइड, नहीं 9 और 3 एक साइड 12-1। ठीक है ना? तो इस वाली सीरीज में आप बाटों को इधर भी रख सकते हो, मतलब आप सम या डिफरेंस करके 40 बना सकते हो। सम और डिफरेंस, वहां पे आप केवल सम करके ही बना सकते हो, डिफरेंस करके नहीं बना सकते। तो दो पहेलियां यहाँ से सॉल्व होती है। एक तो वो कहे कि आप है ना इधर उधर भी बाट रख सकते हो, तो ये वाली पहेली। आप 4 बाट लेके आओ बाजार से, 1 से लेके 40 किलो तक के वजन तो लेंगे। 1 किलो का, 3 किलो का, 9 किलो का और 27 किलो का, 4 बाट ले आओ। समझ गए? तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज याद, सीक्वेंस याद रखना है आपको। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े, हम जीपी को कंटिन्यू करें। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एपी का भी था, A1 A2 A3 A4, ये तो टर्म्स थे ही सही। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? देखो ध्यान से सुनो। हम क्या करते थे, पहली टर्म को ए लेते थे, फिर डी जोड़ते थे, फिर एक और डी जोड़ते थे, फिर एक और डी जोड़ते थे। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म एपी की बनती थी। किसकी बनती थी? किसकी बनती थी? एपी की। अभी आपको जीपी की बनानी है। जीपी में कैसे होगा, देखो पहली टर्म ए है, अब दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होके मिल रही है आर से, वहां पे डी जुड़ के मिलती थी, यहाँ आर मल्टीप्लाई होके, तो ए इंटू आर को ए आर कहोगे। फिर वहां पे डी और जुड़ जाता था, यहाँ पे आर और मल्टीप्लाई हो गया। सो एक बार और आर मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर स्क्वायर, देन एक बार और मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर टू क्यूब, ए आर टू द पावर 4, यानी आर की पावर बढ़ती जाएगी। वहां पे डी का कोएफिशिएंट बढ़ता जाता था, चेक करो। ए, उसके बाद बोलो A+D, उसके बाद बोलो A+2D, उसके बाद बोलो A+3D, एंड इवन ए को भी मैं लिख सकता हूँ A+0D। तो आप चेक करो, यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट बढ़ता था 0 1 2 3। वहां पे डी का कोएफिशिएंट नेचुरल नंबर में या यूं कह लो होल नंबर में बढ़ता था, 0 1 2 3 4। यहाँ पे आर की पावर बढ़ेगी, यहाँ पे क्या बढ़ेगी, देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, आर की पावर 0, ये 1, तो 0 1 2 3 4, तो वही होल नंबर में पावर बढ़ रही है, वहां पे कोएफिशिएंट बढ़ता था। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे यहां से अपन ने जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाया था, तो इसका भी जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। देखो पहली टर्म तो A1 तो पहली टर्म के बराबर होती है, जैसे वहां पे पहली टर्म ए के बराबर होती थी। दूसरी टर्म है तो यहाँ पे A2 है ना, तो पावर 1 है, एक कम है। यहाँ पे 3 है ना, तो पावर 2 है, एक कम है। यहाँ पे 4 है ना, तो पावर कम है। फिर 5 है ना, एक पावर कम है। सो क्या फॉर्मूला बना, ए तो आएगा ही आएगा, आर आएगा ही आएगा। आप जो भी टर्म निकालो उससे एक कम लेना है। तो अगर आप nth टर्म निकालते हो, ए आर की पावर है। फॉर्मूला रेडी, जनरल टर्म फॉर्मूला। ठीक है। अब याद रखना, जैसे जैसे ये सीखते जा रहे हैं तो एपी को मत भूलते जाना, क्योंकि होता क्या है, बच्चा जब एपी जोन में होता है तो एपी जोन एपी की बातें करता है, जब जीपी जोन में जाता है तो जीपी की बातें करता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सब मिक्स हो जाता है। तो साथ के साथ कंपेयर करवा रहा हूं मैं। वहां पे nth टर्म का फॉर्मूला बोलो क्या था, A+n-1 × D। यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A इंटू आर की पावर n-1। वहां पे n-1 टाइम्स डी मल्टीप्लाई होता था, या n-1 पावर हो जाएगी आर की, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। डन। वेयर A डिनोट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड R डिनोट्स द कॉमन रेशियो, बोलने की जरूरत
नहीं है, समझ गए, आगे चलो। तो जनरल टर्म यानी nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला तैयार है। फ्रॉम ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जीपी, अब ऊपर जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑब्जर्व करना, वी कम टू अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मिला टू फाइंड एनी टर्म ऑफ ए जीपी। आप डायरेक्ट जंप करके किसी भी टर्म को पता लगा सकते हो जीपी की। जैसे मैंने कहा 73rd टर्म बताओ, तो क्या कर दोगे, ए आर की पावर 72, एक कम कर देना, ठीक है ना। सो nth टर्म, अच्छा जब उस वाले केस में भी क्या था, अगर मैं कहता हूं nth टर्म, तो मैं कहूं या ना कहूं वो बिगिनिंग से ही होती है, मैं कहूं ना कहूं वो क्या होती है। मैंने कहा कि 72nd टर्म बताओ, तो आप पीछे से गिनोगे क्या, आप बाय डिफॉल्ट आगे से ही गिनोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे कहो ना कहो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ही माना जाएगा। यानी सिंपली ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना ए एन, तो ऑब्वियसली ये बिगिनिंग से ही है। अगर उसको पीछे से चाहिए तो वो आगे होके कहेगा ए एन फ्रॉम द एंड, आगे होके कहेगा। अगर वो आगे होके नहीं कहता है तो मैं बिगिनिंग से ही मानूंगा, समझ गए। सो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला है a इंटू आर टू द पावर n माइनस, ये फॉर्मूला एक याद हुआ, जीपी का पहला फॉर्मूला याद हुआ, बोलो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाओ सम। तो सम हमेशा फाइनाइट, जैसे उधर सम हमेशा फाइनाइट एपी का होता था, यहाँ पे सम हमेशा फाइनाइट जीपी का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं होंगी तो कितने टर्म्स को जोड़ोगे आप, नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, फाइनाइट जीपी होनी चाहिए। फर्स्ट एन टर्म्स ही जोड़ सकते हैं हमेशा, क्या कहा मैंने, फर्स्ट मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला अपने को फर्स्ट एन टर्म्स का ही मिल सकता है। बीच की 10 टर्म्स या आखिरी की 50 टर्म्स ये जोड़ने के लिए फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसको रिवर्स करो, काटो, कुछ करो, वो सब जुगाड़ है, वो सब आपकी फिर ऐसे मान लो क्वेश्चन का लेवल है। बाकी जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड मिलेगा वो हमेशा शुरू से जोड़ते हुए कुछ टर्म्स का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले के डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बुक में भी गिवन नहीं है। और उसको समझने के लिए एक चैप्टर आता है कैलकुलस का, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जो हमारे इस साल भी है, नेक्स्ट ईयर बहुत डिटेल में पूरी कैलकुलस भरी पड़ी है। वो सारी चीजें समझोगे तो उसका डेरिवेशन समझ में आएगा। वो सारी चीजें हमको अभी नहीं आती है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जिसका डेरिवेशन आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल ऊपर से जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हो, है ना। तो वी विल नॉट गो टू द डेरिवेशन, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, ओके। सो फॉर्मूला है, सुनना ध्यान से, सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ है जीपी का फॉर्मूला। लेट्स सी द फॉर्मूला। देखो, किसी जीपी में ए अगर पहली टर्म है और आर अगर कॉमन रेशियो जो है, जो कि ऑब्वियसली है ना, तो सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए फाइनाइट जीपी इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। तीन फॉर्मूला है मेरे पास, पहले मैं लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे बता देता हूँ। तीन फॉर्मूला कौन कौन से, देखना ध्यान से। पहला फॉर्मूला है, उसमें ए आएगा, दूसरे फॉर्मूले में भी ए आएगा, और तीसरे फॉर्मूले में भी ए आएगा। कॉमन बात बता रहा हूँ पहले, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आर को डिस्ट्रीब्यूट किया। आर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जीपी में, है या नहीं है। आर एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर चीज डिसाइड करने में। तो उन्होंने क्या कहा, तीन केस बनाओ, या तो आर जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, नहीं वन से छोटा, नॉट जीरो से छोटा, वन से छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई भी चीज वन से छोटी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएगी। जैसे मैंने कहा वन से छोटा नंबर बताओ, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है नेगेटिव, ऐसा नहीं है ना। हाँ कुल मिला के वन से छोटा हो, तो वन से छोटा हो तो कुछ इस तरीके के फ्रैक्शन बनेंगे या फिर नेगेटिव बनेंगे, दो ऑप्शन है ना। अगर आर ग्रेटर देन वन हो तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। जैसे वन से बड़ा नंबर मैंने कह दिया टू, तो टू को क्या लिखोगे, 2/1। मैंने कह दिया थ्री, थ्री को क्या लिखोगे, 3/1। तो एक केस ही हो गया, एक केस ही हो गया। और एक केस बनता है आर एग्जैक्टली इक्वल टू वन हो, आर एग्जैक्टली इक्वल टू वन हो। तो इन तीन के लिए तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन के लिए तीन फॉर्मूले। फॉर्मूला सुनना ध्यान से, ए तो सब में लगेगा ही, जब आर वन से छोटा है, जब आर वन से छोटा है तो उसको वन में से घटा दो। जब आर वन से बड़ा है तो आर में से वन घटा दो। क्लियर है क्या, जब आर वन से छोटा है तो वन में से उसको घटा दो, और जब आर वन से बड़ा है तो आर में से वन को घटा दो। समझ आया, इस तीसरे की बात अभी करेंगे। ऊपर ये तो डिनोमिनेटर पार्ट बनेगा, ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा, सेम टू सेम, बस पावर लगा दो, 1 - r⁻⁴ r⁻n। समझ आया। तो ये वाला केस कौन सा है, व्हेन r इज
लेस देन 1। ये वाला केस कौन सा है? व्हेन आर इज ग्रेटर देन। अब नीचे वाले केस को एक बार छोड़ो और देखो यहाँ पे ध्यान से। अब देखा जाए तो हमने ये दो फॉर्मूले याद किए हैं। उसने कहा हमको यार जब आर एक से छोटा हो ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर आर एक से छोटा होगा और आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या आर एक से बड़ा होगा और आप वाला फॉर्मूला यूज कर लें, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? नेगेटिव। जैसे सपोज करो आर को 1 से बड़ा बताओ, तो आर को 1 से बड़ा बता दिया मैंने 2, तो यहाँ 2 लगाऊं, यहाँ पे भी 2 लगाऊं। सो 1 - 2 क्या होता है? -1। होता है नहीं होता है? बोलो। तो ऊपर और नीचे नेगेटिव नंबर्स आ गए ना, तो उसने कहा नेगेटिव नंबर से बचना है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में हमको क्या करना है? नेगेटिव नंबर से बचना है। तो अगर आपको नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए तो आप 1 - r की जगह अब r-1 कर लो। भाई 1 - 2 करने की जगह आप क्या कर लो? 2 - 1 कर लो। क्या कर लो? 2 इधर भी और ऊपर भी। हालांकि अगर आप किसी क्वेश्चन में उल्टा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला? यानी r <1 के लिए वाला फॉर्मूला यूज कर लें और r <1 के लिए वाला फॉर्मूला यूज करें, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है कुछ? उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले केस में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले ले तो नीचे वाला फॉर्मूला ही बनता है। तो अगर मैंने सपोज करो, इधर देखो, अगर मैंने सपोज करो मैंने r की वैल्यू मेरी 2 थी, मेरे को केस ये वाला लेना था, मैंने वो ले लिया। ले लिया, देखो क्या बनेगा? a 1 - 2 की पावर n, इधर 1 - 2, ये बनेगा। अब ध्यान से देखना, a 1 - 2 की पावर n में से मैं माइनस n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 2 की पावर n -1। 1 - 2 में से माइनस n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 2 - 1। मैं माइनस माइनस प्लस कर दूं, बन गया नहीं वाला फॉर्मूला। तो आप कभी भी इस फॉर्मूले से उस फॉर्मूले से फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में आ सकते हो, वो एक अलग बात है। बट उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया, उसको फॉलो करना है। जब आर एक से छोटा है तो वो वाला फॉर्मूला, एक से बड़ा है तो वाला फॉर्मूला। वैसे दोनों से आंसर सेम आने वाला है, ये मेरे को अंदर से पता होना चाहिए। समझ गए? अब आर एग्जैक्टली 1 हो जाए, देखना ध्यान से कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। आर एग्जैक्टली 1 हो जाए तो 1 - 1, 1 की कुछ भी पावर लगाओ 1 ही आता है। तो 1 - 1 ऊपर, 1 - 1 नीचे, 0/0 की फॉर्म हो गई। आगे चल के आप सीखोगे कैलकुलस में, इट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब याद रखना, अब तक आप डिनोमिनेटर में 0 लाने से घबराते थे। कैलकुलस शुरू हो जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में 0 आना भी एक नंबर होता है, वो भी डिफाइंड हो जाएगा। पर 0/0 आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है, वो कैलकुलस में भी डिफाइंड नहीं। ठीक है, तो अब तक आपके लिए खतरा था डिनोमिनेटर में 0 आना। एक बार कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आना तो के साथ तो आप खेलोगे, वो तो आपके प्रोसेसिंग में आ जाएगा, प्रोक्यूशंस में आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0 आना। ठीक है, इनफाइनाइट बोलेंगे उसको, है ना? इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी खेलेंगे हम मुझसे, लेकिन 0/0 फॉर्म से नहीं खेल सकते, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है ना? तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? नया फॉर्मूला यूज करेंगे, ए के आगे एन लगा देंगे, दैट्स इट, एन ए। ठीक है ना? ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? r = 1। इसका तो बड़ा आसान सा डेरिवेशन है, आप यूं ही समझ जाओगे। इस वाली फॉर्म का डेरिवेशन इजी है। कैसे? देखो, सपोज करो r की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ? सोचो जरा, r की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ? 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 × 1 × 1, तो सारी टर्म सेम मिलेगी। सपोज करो पहली टर्म फिक्स कर ली मैंने 5। अब r की वैल्यू 1 है तो 5 बन जा 5, फिर r की वैल्यू 1 है 5 बन जा 5। तो सारी चीजें सेम मिलने वाली है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म्स को जोड़ना है मुझे। तो 5 + 5 + 5 इससे अच्छा 5 × 10 कर लो, तो n × a। पहली टर्म को उतनी टाइम से मल्टीप्लाई कर लो जितनी टर्म्स को जोड़ना है। बोलो, समझ आया ना? इसका डेरिवेशन क्लियर है ना? भाई a + a + a + a+ कितनी बार जोड़े सर? n टाइम्स जोड़ो, तो n × a करो ना। तो r = 1 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा उसमें ना ऊपर ना नीचे, आपको सिंपली क्या लिखना है? n × क्लियर है कि सारी बातें? तो इन 3 फॉर्मूला को हम कॉन्सेप्चुलाइज कर लेंगे हमारे नोट्स में, जो भी मैंने समझा है। देखो, एस एन, ऑब्वियसली सम को अपन एस एन से डिनोट कराएंगे जैसे वहां पे कराते थे एपी में। सो एस एन = a × 1 - r⁴ केस 1 व्हेन r इज लेस देन 1। केस 2 उल्टा कर दो, इसमें से 1 - r⁴ को फ्लिप कर दो, 1 - r को फ्लिप कर दो मतलब माइनस n कॉमन ले लो। वो केस 2 बन जाएगा जब r > 1 हो। और लास्ट एंड द थर्ड केस, जब r की वैल्यू 1 हो तो सिंपली द फॉर्मूला इज n। 3 फॉर्मूला याद हुए क्या? व्हेन r = 1 हो गए याद? हो गए? एक फॉर्मूला पहले जनरल टर्म का हो गया, 1 और 3 कितने टोटल फॉर्मूले हो गए? 4।
4 फॉर्मूले अभी तक अपन जीपी के पढ़ चुके हैं, बड़े आगे। ओके, चलो सम भी खत्म हुआ। अब उल्टा जाने वाला केस जो है, पीछे से जाने वाला केस एपी की तरह ही चलेगा। मतलब जैसे पीछे से तीसरी टर्म, पीछे से चौथी टर्म, उसको कन्वर्ट करो आगे से कौन सी टर्म होगी। पीछे से सीक्वेंस गिवन है, आप उसकी पोजीशन आगे से पता करो। वो सारा कॉन्सेप्ट जो कल एपी में समझाया था, 2 तरीके बताए थे, एक तो रिवर्स कर दो और दूसरा तरीका क्या बताया था, एक तो रिवर्स कर दो और एक फिर एक पोजीशन निकालने का तरीका बताया था। पहले तो डिफरेंस कर लो, टोटल हाँ n-m+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से पीछे की पोजीशन माइनस करके, और एक एक्स्ट्रा कमल सर ने बोला था जोड़ना है, ऐसे माइंड में रखो तो जुड़ गया वो, तो वो आगे से पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है, जैसे वहां पे am था, यहाँ पे gm है। क्या है, gm, ज्योमेट्रिक मीन। तो कल हमने सीखा था कि मेरे पास अगर 2 नंबर्स गिवन है, 1 और 7, बीच में ऐसा नंबर फिट करो, बीच में ऐसा नंबर फिट करो ताकि ये तीनों नंबर एपी में आ जाए। किस में आ जाए, एपी में आ जाए। तो क्या फिट करोगे बताओ, इन दोनों का एवरेज। तो 1 और 7 का एवरेज 4 होता है, और उसके एवरेज को हम क्या बोलते हैं, एम। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 और 7 बोलते हैं। तो ये तो थी कल की कहानी, ये तो थी कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, अब आओ आज की बात पे। सपोज करो मेरे पास अगेन 2 नंबर हैं, 1 और यहाँ पर है 16। अब सवाल नया है, बीच में ऐसा नंबर फिट करो ताकि ये तीनों नंबर जीपी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जीपी का सीक्वेंस को फॉलो करें। तो वहां पे जैसे इन दोनों का ए एम रखना पड़ता था, यहाँ पे इन दोनों का जी एम रखना पड़ेगा। सर जीएम कैसे निकालें, ए एम तो हमको पता है, बचपन से सीख रहे हैं। ए एम का मतलब एवरेज भी होता है। ए एम का मतलब क्या होता है, एवरेज और ए एम दोनों एक ही बात है, लेकिन जीएम का कोई और नाम नहीं है। ए एम का तो नाम है सदाबहार एवरेज, जीएम का नाम जीएम ही है। तो उसको कैसे निकालें, कोई बात नहीं, आपको इन 3 टर्म्स को जीपी में रखना है ना। लेट्स से इस टर्म को मैंने हाल फिलहाल के लिए एक्स मान लिया। क्या मान लिया, अब तीनों टर्म्स जीपी में है, तो इससे इसका कॉमन रेशियो और इससे इसका कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो इससे इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, x/1। और सेकेंड वाले केस में आर की वैल्यू क्या होगी, 16/x। कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो अगर मैं x/1 को 16/x से इक्वेट करूं, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू क्या हो गई, √16। दैट मीन्स व्हाट, प्लस और -4। दैट मीन्स यहाँ पे मैं प्लस और -4 रख सकता हूँ। देखो अगर मैं 1 इंटू 4 करूं और 4 इंटू 4 करूं, 16 मिलता है। मैं 1 इंटू -4 करूं तो -4, और -4 इंटू -4 करूं तो भी 16 मिलता है। तो यहाँ पे मैं 4 रखूं तो भी जीपी फॉलो होता है, मैं -4 रखूं तो भी जीपी फॉलो होता है। होता ही नहीं होता है, देखो 4 रख के देखो, 1 4 16 जीपी फॉलो हुआ। 1 गुणा 4, 4 गुणा 16 हो रहा है। ठीक है, 1 -4 16 अभी भी जीपी फॉलो हो रहा है, चेक करो। 1 इंटू -4 एंड -4 इंटू -4 16, बोलो फॉलो हो रहा है ना। तो आंसर क्या आ गया, प्लस और -4। ये प्लस और -4 इज एक्चुअली द जी एम ऑफ व्हाट, 1 और 16। समझ आया। सो उधर फॉर्मूला क्या था, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो। इधर फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को गुणा करो और रूट करो। समझ आया। वहां पे क्या फॉर्मूला बना था, इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड करो। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, इन दोनों को गुणा करो, क्योंकि जीएम जीपी चल रहा है तो गुणा किया ना मैंने, 16 1 जा 16, एंड देन फाइनली क्या किया, रूट किया। सो वहां पे फॉर्मूला होता था, जनरल फॉर्मूला a+b/2। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है √ab। जीएम का फॉर्मूला मिला, क्या है जीएम का फॉर्मूला, √a/b। ओके, और am का फॉर्मूला, सपोज वी आर गिवन टू फिल नंबर g, एक g नाम का नंबर भरना है बिटवीन व्हाट, a एंड b, सच दैट दिस 3 नंबर्स फॉर्म ए जीपी, ताकि ये जीपी को फॉर्म करें। तो मैं कॉमन रेशियो निकालने जाऊंगा, ये इससे r से गुणा होकर आया होगा। जैसे वहां पे उस अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए मानते थे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या मानेंगे, कैपिटल जी मानेंगे। ठीक है, सो ये इसको r से गुणा करके आया होगा, और ये इसको r से गुणा करके आया होगा। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/a, यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/g। तो g इंटू जी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी। सो g की वैल्यू हो जाती है √a इंटू बी, विच इज नथिंग बट व्हाट, gm ऑफ दीज 2 नंबर्स a एंड b, जो कि इनका ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर है यहाँ तक।
अब जैसे कल सीखा था, कल क्या सीखा था कि आपको इस नंबर और इस नंबर के बीच में n नंबर्स फिल करना है। कितने फिल करने हैं? ताकि ये सारे के सारे एपी को फॉलो करें। तो उन सारे नंबर्स को अपन ने A1 A2 A3 से मार्क किया था, किया था। अब वापस वही सेम क्वेश्चन है कि इस नंबर और इस नंबर्स के बीच में n नंबर्स फिट करो। n नंबर्स कुछ भी कह सकता है, वो 10 नंबर्स फिट करो, 20 नंबर्स फिट करो, ताकि सारे के सारे क्या बने? जीपी बने। और फिर उन एन नंबर्स में से कोई भी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा नंबर उठा के पूछेगा कि उन एन नंबर्स में से 10वां नंबर कौन सा है। मान लो 100 नंबर फिट करवा रहा है, उन 100 नंबरों में से 20th नंबर कौन सा है, 25th नंबर कौन सा है। तो उसके लिए एक हमने फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। आपको जाना है तो वो सेम स्ट्रक्चर और फॉर्मूला देखो क्या है इस बार। 5 मिनट का और है हमारा, ठीक है ना। वो सेम स्ट्रक्चर और फॉर्मूला देखो। इफ वी आर गिवन टू फिल n नंबर्स बिटवीन टू पॉजिटिव रियल, हाँ एक चीज याद रखना, जब भी अपन ये नंबर्स फिल कर रहे हैं ना दो नंबर्स के बीच में, तो वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये चीज आपका शायद अपन ने जिक्र नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। क्या होने चाहिए वो? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स फिट करवाएगा, ताकि वो सारे के सारे नंबर्स क्या बन जाए, क्या बन जाए? जीपी बन जाए, ठीक है ना। So suppose if we are given to fill n numbers between two positive real numbers a and b such that they form a GP। तो कैसे फिल करूंगा मैं उसको कुछ ऐसे फिल करूंगा कि पहला नंबर तो क्या है? a। पहला नंबर क्या है? a। दूसरा आखिरी नंबर क्या है? आखिरी नंबर क्या है? b। इसके बीच में मुझे कितने नंबर्स फिट करने? n नंबर्स फिट करने। तो उन n नंबर्स को मैंने डिनोट करा दिया G1 G2 G3 G4 अप टू Gn, करा दिया। अब n नंबर्स तो ये है, कल भी ऐसे ही किया था हमने, याद करो। दो नंबर ये और हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n+2। तो आखिरी वाली जो टर्म होगी वो n+2th टर्म होगी। तो आखिरी वाली नंबर के को कंपेयर करके अपन जैसे वहां कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे, निकालते थे कॉमन डिफरेंस के, यहाँ कॉमन रेशियो निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आखिरी वाली टर्म को हम an+2 कह सकते हैं, जैसे पहली टर्म को A1, दूसरी टर्म को A2, तीसरी टर्म को A3, A4 कह सकते हैं। तो आखिरी वाली टर्म को क्या कह सकते हैं? an+2। वो उसकी वैल्यू क्या है? b। तो जैसे मैंने इसको कंपेयर किया तो वहां से कॉमन रेशियो निकल जाएगा। कैसे? फॉर्मूला लगाओ ना यार। फॉर्मूला कैसे लगाते हो आप बताओ? A3 कैसे निकालते हो? AR²। A5 कैसे लगाते हो आप? AR⁴। तो an+2 कैसे लगाओगे? AR n+2 में से एक कम किया तो n+1, मतलब A × R⁴ n+1। इसकी वैल्यू क्या हो गई? b। a को उधर भेजो, b/a। अब देखो यहां से यहां तक समझो ध्यान से। R⁴n+1 की वैल्यू b/a है, तो r की वैल्यू क्या होगी? तो जब भी पावर उधर जाती है तो पावर उधर रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे मैंने कहा A² = x, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। तो x की पावर 1/2 √x होता है। तो जब भी पावर उधर जाती है तो क्या हो जाती है? पावर्स का रेसिप्रोकल। तो n+1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/n+1। ये मिल गया कॉमन रेशियो इस केस में, ये कॉमन रेशियो मिल गया। समझ आया? अब एक एक करके निकालो। उसके बीच में n नंबर्स थे ना, पहला नंबर निकाल रहा हूं मैं, G1। G1 पहला नंबर है, उसमें से G1 G2 G3 G4 पहला नंबर है। तो होने के लिए तो वो उन नंबर्स में से पहला नंबर है, लेकिन जीपी बनने के बाद तो उस जीपी की दूसरी टर्म है। ये होने के लिए उन नंबर्स में से दूसरा नंबर है, लेकिन जीपी बनने के बाद वो तो उस जीपी की तीसरी टर्म है। ये इस जीपी की चौथी टर्म। समझ आया? तो दूसरी टर्म का फॉर्मूला AR होता है, तीसरी टर्म का फॉर्मूला AR² होता है, चौथी टर्म का फॉर्मूला AR³ होता है, एंड सो ऑन चलेगा। तो अब यहाँ से A तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, नो चेंज। R की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है। इसको यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो, फिर यहाँ रखो। तो R का स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। यहाँ पे क्या है बेटा? R का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 × n+1 डिवाइडेड बाय 1 / n+1 × 2 करूंगा मैं, तो 2 डिवाइड। देखो कहाँ थे हम, आओ। मैंने क्या कहा? उन नंबर्स में से आखिरी नंबर चाहिए जिसको मैं क्या कहूंगा? Gn।
तो वो तो उन नंबर्स में से nth नंबर है, लेकिन वो उस सीरीज में, उस सीक्वेंस में वो एक नंबर ज्यादा है। उस सीक्वेंस में वो क्या है, एक नंबर ज्यादा, यानी कि वो an+1 है। और an+1 का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर n, एक कम हो जाता है, और r की पावर n यानी इसकी पावर n, इसकी पावर n करोगे तो इसको n से मल्टीप्लाई करोगे। सो फाइनली gn का फॉर्मूला बताओ क्या मिल जाएगा, बोलो। a तो रहेगा ही रहेगा, a इंटू बी बाय ए की पावर n डिवाइडेड बाय n+1। ये फॉर्मूला फाइनली आप याद रखो तो आपको इसी भी टर्म में उन नंबर्स में से कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो। तो ये फाइनल फॉर्मूला मिल चुका है आपको। कौन सा, देखो, gn का ये फाइनल फॉर्मूला मिल चुका है। क्या फॉर्मूला है, a इंटू बी बाय ए की पावर n इंटू n+1। सपोज करो मैंने कहा सातवां नंबर बताओ, तो n की वैल्यू 7, यहाँ पे भी n की वैल्यू 7, और a और b जो आखिरी दो नंबर से वो तो पता ही होंगे ना। वो कहेगा इसमें और इसमें मैंने इतने नंबर्स फिट किए, इसमें और इसमें मैंने कितने नंबर्स फिट किए, इतने सारे नंबर्स फिट किए, ताकि वो जीपी बन गया। तो जो पहला नंबर है वो तो है a, और जो दूसरा नंबर है, आखिरी नंबर है, वो है b। अब आपने जितने भी फिट किए, आपको कौन सा नंबर चाहिए, उन नंबर्स में मुझे सातवां नंबर चाहिए। तो आप G7 निकालना चाह रहे हो, G7 निकालना चाह रहे हो, या n की वैल्यू 7 को टक्कर। याद हुआ। अब हो गया टाइम आज का, तो आप दोनों जाओ, अब आप रुको, 8 मिनट का हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दो नंबर्स के बीच में मेरे को n नंबर्स फिट करने हैं, उसमें से कोई सा भी नंबर निकालना है, वो भी टॉपिक कवर हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है। अब आप am भी सीख गए, क्या हो गया, क्या होता है। अब आप gm भी सीख गए, क्या होता है। तो इन दोनों में गहरा नाता होता है, इन दोनों में भी क्या होता है, एक गहरा नाता होता है। गहरा नाता सुनो क्या होता है। सपोज करो मैंने आपको दो नंबर्स दिए, a एंड b। टेल मी इसका am क्या होता है, इसका am क्या होता है। सिंपली अपन ए बी बोलते हैं, उसका कैपिटल क्या होता है, a+b/2। वेरी गुड, ठीक है। इन दोनों का जीएम क्या होता है, अभी अभी अपन ने निकाल लिया। अच्छा, जब रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जीएम होगा तो दो ही नंबर हों, ए और बी, कैसे है ना। ऐसे नहीं होगा कि सर 3 नंबर का एम और 3 नंबर का जीएम, इसके बीच का रिलेशनशिप, वो हमारे कोर्स में नहीं। हमारे नंबर में, हमारे कोर्स में क्या है, दो नंबरों का एम और उन्हीं दो नंबरों का जीएम, और फिर उस एम और जीएम में कनेक्शन, ये हमारे कोर्स में, ठीक है ना। 3 नंबर 4 नंबर के लिए हमारे कोर्स में नहीं है, समझ गया। ओके, सो इसको जी से डिनोट कराते हैं, इसका फॉर्मूला अभी भी बताया था, बोलो। डन। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, और ये चीज बड़े ध्यान से समझो। यहाँ से a+b की वैल्यू, यहाँ से a+b की वैल्यू 2। आगे बेटा a+b की वैल्यू निकालो ना, 2 को उधर भेजो, 2a। यहाँ से a+b की वैल्यू 2a, और इस वाली इक्वेशन से ab की वैल्यू, या a इंटू बी भी कह सकते हो, रूट को इधर भेजो। रूट ऐसे कैसे रूट के यहाँ चला जाएगा, रूट जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर, जी स्क्वायर। सो a+b की वैल्यू आ गई 2a, और a इंटू बी की वैल्यू आ गई जी स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आप याद रख करो, क्लास 10th में अपन ने एक लॉजिक सीखा था कि अगर अपने को दो नंबरों का सम गिवन है और दो नंबरों का प्रोडक्ट गिवन है, तो अपन वो दो नंबर निकाल लेते थे, ठीक है ना। आपको याद हो, अगर आपको याद हो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती थी। इसमें जो x की वैल्यूज होती थी उसको अपन बोलते थे रूट्स। क्या बोलते थे, रूट्स। और x की दो वैल्यूज निकलती थी, एक को बोलते, एक रूट होता था अल्फा, एक रूट होता था बीटा। तो उसमें अगर दो रूट्स हमको पता होते थे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाती थी क्या, -b/a, याद है, याद है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाती थी c/a। ये तो तब जब रूट्स पता थे, ये तो तब जब रूट्स पता थे। लेकिन सपोज करो, नहीं, ये तो तब जब रूट्स नहीं पता थे, ये तो हमको इक्वेशन गिवन होती थी और हमको रूट्स नहीं पता है, हमको रूट्स पता करने हैं, तो मैं क्या कर देता था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर यहां से मैं अल्फा अलग निकाल लेता था, बीटा अलग निकाल। लेकिन सपोज करो मुझे रूट्स पता हैं, मुझे रूट्स पता है भाई, आपको ए और बी दो नंबर पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है।
तो आप उन पता होने वाले रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाते थे। याद करो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, याद है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। तो अगर आपको रूट्स पता है तो इस तरीके से आप वो इक्वेशन बना लेते थे। अभी आपको पता है रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स है, क्या है, 2a, क्या है, 2a इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है क्या, जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो जो आपको दो रूट्स पता है ना, उनको जोड़ के यहाँ लगा देना, उनको स्क्वायर, उनको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लगा देना, और करने के बाद इस इक्वेशन में से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेना। कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फैक्टराइज। यहाँ से जो दो एक्स मिलेंगे ना, यहाँ से जो एक्स मिलेगा ना, वही एक्स मेरे ये दो ए और बी होंगे। मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको अगर दो नंबर्स का ए एम और जी एम पता हो तो वो दो नंबर्स कैसे निकालें। ठीक है, दो नंबर्स का ए एम जी एम पता है, आप एक इक्वेशन बनाओ, वो ए एम पता है ना आपको, उसको यहाँ फिट करो, वो जीएम पता है ना आपको, उसको यहाँ फिट करो, इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना, वही आपके वो दो नंबर्स होंगे। समझे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये चीज बहुत ही थोड़ी सी ट्रिकी है, जब इसको क्वेश्चंस में करते हैं तभी ये चीज समझ में आती है। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। सपोज वी आर गिवन टू पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर सी गिवन होंगे ए और बी, तो उनका ए एम कैसे निकालते हैं, ऐसे अभी करके बताया मैंने, उनका जीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे करके बताया। अब मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर दी, ए माइनस जी कर दी, तो यहाँ पे क्या बना, ए प्लस बी बाय टू माइनस रूट ए बी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो जो अभी मैंने चीज बताई थी, सुनना ध्यान से, तो जो मैंने चीज बताई थी, वो चीज क्या थी, वो टॉपिक क्या था, मैंने टॉपिक का हेडिंग गलत बता दिया आपको। जो टॉपिक की हेडिंग है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या थी टॉपिक की हेडिंग बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम। इसमें अपने को ये सब नहीं सीखना था जो अभी मैंने बताया। वो टॉपिक क्या था जो अभी मैंने बता दिया, वो टॉपिक क्या है जो मैंने बता दिया, वो टॉपिक ये है कि अगर ए एम और जी एम पता हो तो ए और बी कैसे निकालें। कंक्लूजन तो हमारा उसी पे आया था ना, अगर हमको ए एम और जी एम पता हो तो ए और बी कैसे निकालें। अब रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप बड़ी ही आसान है, बहुत ही आसान। भाई ए एम और जी एम का रिलेशनशिप पता है क्या होता है, हमेशा याद रखना, ए एम और जी एम का रिलेशनशिप ये होता है कि ए एम हमेशा जी एम से बड़ा या बराबर होता है, छोटा नहीं होता। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, लेकिन आपको उसका ए एम निकालो, उसका जी एम निकालो, या तो बराबर आएगा या बड़ा आएगा। बराबर पता है कब आएगा, जब दोनों नंबर सेम, ए और बी दोनों नंबर इक्वल हो तो बराबर आएगा। और अगर इक्वल ना हो, छोटे बड़े हो, क्या हो, छोटे बड़े हो, ए बड़ा हो या बी छोटा हो, या बी बड़ा हो या छोटा हो, तो ए एम हमेशा बड़ा आएगा, जी एम हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ किया है हमने, देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया। हमने इक्वेशन वन में से टू को घटा दिया, सो ए माइनस जी हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस माइनस दिस हो गया, इसमें से टू एलसीएम ले लिया मैंने, तो ए प्लस बी, और टू इंटू रूट ए बी टू, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताओ ए को क्या लिख सकते हो आप, रूट ए का होल स्क्वायर, बी को क्या लिख सकते हो आप, रूट बी का होल स्क्वायर, और माइनस टू रूट ए बी को क्या लिख सकते हो, टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाली आइडेंटिटी लग गई, जो कि क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। यहाँ तो कोई डाउट, ये क्या बन गया, रूट ए, रूट इसको कन्वर्ट कर लिया, तो फाइनली ये क्या बन गया, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय टू। अब आप खुद सोचो, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, पॉजिटिव ही होगा, और टू भी पॉजिटिव ही है, तो ये क्वांटिटी हर हाल में पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव हो सकती है क्या। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, और जीरो तो हो सकती है, जीरो कब होगी, जब ए और बी बराबर हो। लेकिन इससे छोटी होगी क्या, अंदर कुछ भी आए उसका स्क्वायर करते ही तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव को फिर टू से डिवाइड करेंगे अगेन पॉजिटिव। तो जीरो से छोटा नंबर आ सकता है कि ये, कभी बताओ, नहीं आ सकता। ये किसकी वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, यानी ए माइनस जी की वैल्यू कभी भी जीरो से छोटी नहीं आ सकती। अब आपने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी है ना, जी को उधर भेजो जरा,
तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ये फाइनल रिलेशनशिप है ए और जी के बीच। समझ आया? ठीक है, समझ आया? बोलो। ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जी को उधर भेजो, सो ए इज ग्रेटर देन। फाइनल कंक्लूजन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम का फाइनल कंक्लूजन क्या है? द अर्थमेटिक मीन, साइन रिवर्स तब होता है जब नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग किया जाए। गुणा थोड़ा ना कर रहे हो, जोड़ रहे हो ना। ठीक है, तो माइनस जी उधर जाके प्लस जी, साइन वही रहेगा। डन, क्लियर? तो कंक्लूजन इज अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी। पर्टिकुलरली बात करें तो ए एम और जी एम बराबर तब होंगे जब ए और बी बराबर हो, और ए और बी में से कोई छोटा बड़ा हो तो ए एम हमेशा क्या होगा? जी एम से बड़ा होगा। अब आपको एक दो एग्जांपल्स बताओ। सपोज करो ए ले लूं मैं 7 और बी ले लूं मैं 5, तो बताओ ए एम बड़ा होगा जी एम बड़ा होगा? ए एम बड़ा होगा। उल्टा कर दूं, ए ले लूं 5 और बी ले लूं 7। अब ये उल्टा मत कर देना कि सर इधर उल्टा कर दिया तो जीएम कर दें। जीएम तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। कुल मिला के ए और बी छोटे बड़े हो, भले कोई भी छोटा हो कोई भी बड़ा हो, अलग अलग हो, मतलब ऐसे मानो डिफरेंट हो, डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, उस केस में ए एम हमेशा जीएम से बड़ा होगा। हाँ, दोनों बराबर हो जाए, अब ए एम जीएम के बराबर होगा। इन एनी केस जीएम कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए एम। ये है सबसे मुद्दे की बात। ठीक है, क्लियर है? सो रिलेशनशिप बिटवीन ये हो गया। अब जो अगला टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर आपको दो नंबर्स पता करने हैं ए और बी, और उनके ए एम और जी एम ऑलरेडी पता है, तो कैसे पता करें? वो टॉपिक अभी अभी बताया था ना मैंने आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। आप क्या करो, उनके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को उनके इनके ए एम और जी एम का सम और प्रोडक्ट उस इक्वेशन में फिट कर दो। फिट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो किसी भी एक तरीके से। फटाफट से देखो कैसे। सपोज करो आपको ए और बी निकालने हैं। आपको गिवन क्या है? ए एम और जी। तो ए एम तो ऐसे निकलता है और जी एम ऐसे निकलता है। यहां से क्या हुआ? ए प्लस बी की वैल्यू 2 है। यहां से क्या हुआ? ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये तरीका समझ में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, आखिरी फाइनल कंक्लूजन वो समझ, है ना? ठीक है। अब मान लो आपको ये दोनों पता करने ना, आपको ये दोनों पता करना। मान लो कि ये दो चीजें जो आपको पता करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं, ऐसे मान लो। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया आपका? 2 है। भाई मैंने मान लिया ए और बी उसके रूट्स, अल्फा और बीटा मानते थे ना, अभी आपने क्या मान लिया? ए और बी उसके रूट्स हैं। तो इनको जोड़ोगे तो ए प्लस बी करोगे, इनको गुणा करोगे तो ए बी करोगे। ए प्लस बी की वैल्यू है आपके पास, ऊपर से चेक करो, और ए बी की वैल्यू भी है आपके ऊपर। अब अगर आपके पास दो रूट्स गिवन है दो रूट्स, मतलब आपने मान लिए ए और बी, तो जब दो रूट्स पता होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी तो बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस वो जो दो रूट्स पता है उनका सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ऐसी तो करते हो आप। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की जगह ए प्लस बी लगाओगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह ए बी लगाओगे, और ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू आप ये पुटअप कर दो, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। ये न्यूमेरिक वैल्यू पता होगी आपको इसकी, है ना, क्योंकि आपको ए एम और जी एम पता है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू पता होगी ना। उसको आप यहाँ फिट कर दोगे। फिट करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। इस इक्वेशन को रट लो बस, अगर आपको और कुछ समझ में आए ना आए, इस इक्वेशन को रट लो कि आपको ए एम और जी एम जब भी गिवन होगा इस इक्वेशन में फिट करना है। क्या है इक्वेशन? बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद हुआ? उसके बाद कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे? बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड दोस टू नंबर्स ए एंड बी हुज ए एम एंड जी एम आर गिवन। जिनके ए एम और जी एम हमको गिवन है उनको यहाँ फिट करने के बाद हम वो दो नंबर्स निकाल सकते हैं जिनके ए एम और जी एम ये गिवन है। जैसे मैंने कहा दुनिया में ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका ए एम तो है 10 और जी एम है 50। आप 10 की वैल्यू यहाँ पुटअप करो, आप 50 की वैल्यू यहाँ जी की जगह पुटअप करो, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद एक्स के दो रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जो दो रूट्स निकलेंगे वही वो दो नंबर्स होंगे जिनके ए एम और जी एम ये गिवन। समझ आया कॉन्सेप्ट? लास्ट कॉन्सेप्ट वही एपी का कॉपी पेस्ट, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स।
द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पॉसिबली द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर एक्चुअली दोस टू नंबर्स ए एंड बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो एक्स के रूट्स निकले, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकली, वही हमारे वो दो नंबर। ठीक है ना। लास्ट टॉपिक क्या है? वही सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जो हमने कल एपी में किया था बस। और काफी सरल है, देखो वही सेम, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक मिनट, दिस इज द हॉट हेडिंग। ओके, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स 3 और 5 ले लिए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स 4 से, दोनों का प्रोसेस है। देखो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स था तो वहां पे डी होता था, याद है? यहाँ पे आर होगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म था, वहां डी होता था, यहाँ पे क्या होगा? आर होगा। पहली चीज क्लियर है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में वहां पे 2d होता था, याद करो, तो ये 2 पावर में लगेगा आर स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो दो ही तरीके के होते हैं, या तो आर होता है या आर स्क्वायर होता है। जैसे वहां पे कॉमन रेशियो दो ही तरीके के होते थे, या तो डी या 2d एपी में। यहाँ पे कॉमन रेशियो दो ही तरीके के होंगे, आर या आर स्क्वायर। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कैसे डिसाइड करेंगे? ऑड नंबर्स के केस में ये जो कॉमन रेशियो है, और जो फर्स्ट टर्म है, वो हम वहां पे ए लेते थे, याद करो। यहाँ पे भी ए लेंगे, वहां पे भी ए लेते थे, यहाँ पे भी ए लेंगे। फिर पहली और तीसरी टर्म मतलब मिडिल टर्म अपन क्या लेते थे? वहां पे ए, और यहाँ पे भी ए। और पहली और तीसरी टर्म कैसे निकालते थे? डी जोड़ के, डी घटा के। यहाँ कैसे निकालेंगे? आर मल्टीप्लाई करके, आर डिवाइड करके। सो अगर आपके पास 3 टर्म्स आपको लेनी है तो आप यही 3 टर्म्स लेंगे, ए बाय आर, ए और ए आर। सिमिलरली 5 टर्म्स लेनी है तो मिडिल टर्म ए हो जाएगा, कॉमन रेशियो आपने आर लिया ही है, तो आर मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई करो, आर डिवाइड करके फिर डिवाइड करो, तो 5 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर ए। अब आ जाओ ये वाली टर्म्स। तो इवन टर्म्स में आप याद करो, आप बीच में एक टर्म तो ले नहीं सकते। आप बीच में 2 टर्म्स लोगे, वो टर्म्स पता है कहां से आएगी? ये दो। वहां पे लेते थे, याद करो, ए प्लस डी और ए माइनस डी। वहां पे क्या लेते थे? ए माइनस डी। देखो उस वाले केस में क्या होता था, ये 3 टर्म्स क्या निकलती थी? ए, ये वाली टर्म क्या निकलती थी? ए माइनस डी। ये वाली टर्म क्या निकलती थी? ए प्लस डी। फिर 4 के जब टर्म्स लेते थे तो ये बीच की एक टर्म तो मिल नहीं सकती, तो इन दोनों को बीच की टर्म्स रखा जाता था, याद है? और फिर यहाँ पे 2d जोड़ा जाता था, 2d घटाया जाता था। यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को हम बीच की 2 टर्म्स मानेंगे, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब, आर स्क्वायर ही डिवाइड करेंगे ए आर। और मान लो 6 टर्म्स चाहिए, तो यहां तक तो आ ही गए थे, आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे। मान लो 8 टर्म्स चाहिए, आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर और डिवाइड कर दो। ऐसा करने का फायदा, सपोज करो मैंने आपको कहा कि 3 टर्म्स है जीपी में, उनका प्रोडक्ट है 100। आपने कैजुअल देसी तरीके से 3 टर्म्स मान ली, ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर। कैजुअल तरीका तो यही होगा ना, जैसे उसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ए आर ए आर। मैंने क्या कहा था? इनका प्रोडक्ट है 100। करना जरा इनका प्रोडक्ट 100, कुछ हासिल होगा आपको। गुणा गुणा 100 करना, ए इंटू ए क्यूब, आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब। यहां से ना ए क्लियर ना आर क्लियर, कुछ क्लियर क्या ना। अब जो मैंने कही थी वो रखना जरा। मैंने क्या कही थी? 3 टर्म्स में क्या क्या टर्म्स रखते हैं अपन? बोलो, याद हुई? ए बाई आर, दिख रही है? आर, आर नहीं ए, मिडिल टर्म ए हमेशा, ये मानो। अब करना जैसे प्रोडक्ट इसका इक्वल टू 100, आर से आर खत्म हो गया, तो एक ही टर्म बची ना, एक ही नंबर बचा, यहाँ 2 बच रहे थे, यहाँ 2 बच रहे थे, जिसको या तो सोल्व करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। या तो सोल्व करना मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल। चलो सपोज करो 1000 होता है, यहाँ पे 1000 होता तो आप जाते जाते क्या करते? ए आर का होल क्यूब इक्वल टू 1000, तो क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट लगेगा, यानी 10। अभी भी ए आर की वैल्यू 10 है, हालांकि निकल तो जाता, बीच वाली टर्म 10 है, लेकिन फिर पहली और आखिरी टर्म अभी भी अनक्लियर है। और वहां पे देखो क्लियर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000, यानी कि 10। एक चीज निकल गई तो बाकी 2 चीज निकल गई। समझे? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी निकल नहीं जाएगी, इस वाली सीक्वेंस से भी निकल जाएगी, क्योंकि है तो ये भी फॉर्मूला ही ना, ए आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तकलीफ आएगी, वहां क्या होगा? आर से आर कट के सिंपल वे में आपको निको मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 टर्म्स लेने हो तो बताओ, याद हुए? 3 टर्म्स लेने हो तो मिडिल टर्म से स्टार्ट करो हमेशा, मिडिल टर्म हमेशा ए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, और आर गुणा कर दो, आर डिवाइड कर दो, तो ए
ए बाई आर, ए आर, ये तो है 3 टर्म्स। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मान लो 5 हो तो ए, मिडिल टर्म ए बाई आर, ए बाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। और इधर ए बाई आर नहीं, ए आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, ये तो हो गया साहब हमारा ऑड टर्म्स का फंडा, क्लियर। मिडिल टर्म्स ओ इवन नंबर ऑफ टर्म्स 4 और 6 के लिए डिसाइड करते हैं, हालांकि 8 10 किसी के लिए भी सोच सकते हैं, 4 के लिए सोचते हैं पहले। अब मिडिल की 2 टर्म सोचनी पड़ेंगी, कौन सी होंगी वो 2 टर्म्स? यही दोनों, जो पहले पहले वाले केस में पहली और तीसरी टर्म थी, यही दोनों आती है हमेशा। और एपी में भी यही आती थी, एपी में भी यही दोनों उठ के आती थी, ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, तो इन दोनों को उठा लूंगा मिडिल टर्म के केस में, ए बाय आर और ए आर। लेकिन अब कॉमन रेशियो जिसमें से इन दोनों केसेस में आर चल रहा था, इसमें कॉमन रेशियो आर स्क्वायर चला है। क्या चलाना है? आर। तो आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करो, ए आर क्यूब, आर स्क्वायर और डिवाइड कराओ, आर क्यूब। 5 6 टर्म्स करनी है तो ये तो चलेंगी चलेंगी, कॉपी पेस्ट। आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूं तो ए आर की पावर 4 और आ जाएगा। नहीं, सही किया क्या? यहाँ पे गलत किया, ये क्यूब आएगा, है ना, ये क्यूब आएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा फिर, ठीक है। ये क्यूब आएगा और 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, और इधर भी a डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5, बाकी ये तो कॉपी पेस्ट हो गई हो। ठीक है, सो दिस इज इट, ये हमारा फाइनल टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। सारे के सारे फॉर्मूला फटाफट से रिवाइज कराओ जीपी के, जल्दी। पहला फॉर्मूला एन टर्म का, बोलो ए एन का फॉर्मूला जीपी के केस में। ए आर टू द पावर एन माइनस, ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। सेकेंड फॉर्मूला सम, यानी एस एन, जिसको अपन एस एन कहते हैं ना, सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये कैसे? नहीं है यार, 3 फॉर्मूले थे। ए एन, वो तो रेयर केस मिलता है, क्वेश्चन ही नहीं आता। आप तो वो बताओ जो आता है एक्चुअली। आर की वैल्यू आपको एन से बड़ी, 1 से बड़ी या 1 से छोटी मिलेगी। ए, आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस। और अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ए तो बाहर रहेगा ही रहेगा, देखो ए, 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 ये तो हर जगह बाहर रहेगा ही रहेगा, हर फॉर्मूला में करीब करीब ए फर्स्ट टर्म तो बाहर है ही सही, है ना। अब क्या करो, 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाए तो एन एन। ठीक है, जिसमें से मैंने क्या कहा, ये केस तो आप भूल जाओ, क्या आपको देगा वो एग्जाम, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा कि 5 को 10 बार जोड़ो। ठीक है ना, केसेस या तो ये आएंगे, और उसमें भी ज्यादातर ये आते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो हालांकि हमको तो तीनों याद होनी चाहिए। आगे बोलो, ये तो हो गया ये। अब जीएम निकालने का तरीका, जी निकालने का तरीका, 2 नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स ए और बी का जी निकालने का तरीका क्या था? ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, ठीक है, वेरी गुड। और अगर जी के बीच में मतलब ए और बी के बीच में एक नंबर फिट हुआ था, उसका निकालने का तरीका ये है ना। लेकिन जी एन निकालने का तरीका, मतलब बहुत सारे नंबर फिट कर दिए, ये तो अकेला नंबर फिट हुआ था। बहुत सारे नंबर फिट हो तो उसका फॉर्मूला क्या सीखा था अपन ने? ए इंटू बी बाय ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एन प्लस। जहाँ पे ए और बी तो वो 2 नंबर होंगे जिनके बीच में आप फिट करना चाहते हो, और एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन क्या होगा? एन, नहीं, जो भी नंबर आप निकालना चाह रहे हो, जैसे 7वां नंबर 8वां नंबर, वो एन यहाँ पे डाल। भाई मैंने 100 नंबर फिट किया, उन 100 नंबर में से 50वां नंबर चाहिए, तो एन की वैल्यू 50, जी 50। जी 50 का मतलब है उन नंबर्स में, उन जो नंबर्स फिट हुए हैं उनमें 50वां नंबर, वो जो अंदर नंबर्स फिट हुए हैं ना ए और बी के बीच में, उन नंबर्स में से 50th नंबर, वो है जीएन का मतलब। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? अम्म, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहा था, ये तो जनरल फॉर्मूला बन गया भाई, कितने भी नंबर फिट करें। अब मान लो मैंने कहा मैं एक ही नंबर फिट करूंगा, तो G1 है ना, ए, बी बाई ए 1,
डिवाइडेड बाय 1+1, सोल्व करो। ए बी बाय ए, 1/1+1 यानी 1/2, 1/2 का मतलब रूट ए रूट बी बाय ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू रूट बी बाय रूट ए, रूट ए से रूट ए टाइम्स गया, तो एक नंबर फिट करने का फॉर्मूला यही है। दो नंबरों के बीच में मैंने एक ही नंबर फिट किया, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक ही नंबर फिट करो, वो कितने भी करो, तो कितने भी करो से एक करने का फॉर्मूला भी बनता है। समझ गए ना, समझ गए ना। आप इसको ऐसे मत मानो, ये दो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक ही। कॉन्सेप्ट क्या है, ए और बी के बीच में कुछ नंबर्स फिट करने हैं ताकि वो जीपी को फॉलो करें, तो कितने भी नंबर फिट करो फॉर्मूला ये है। हाँ, एक नंबर फिट करो तो इसको सॉर्ट आउट करके फॉर्मूला ये बन गया। तो अगर एक ही नंबर फिट करना है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि डेराइव होके वही आया ना, रूट ए भी आया। समझ आया, क्लियर है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन ए, क्या, नहीं वो तो अलग चीज है। वो क्या है कि अगर अपने को दो नंबर्स पता करने हो जिसका ए एम और जी एम गिवन है, वो मैंने हेडिंग गलत बताई तो अब आपको हेडिंग गलत ही याद आ रही है ना। रिलेशनशिप क्या था, रिलेशनशिप का मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दो नंबर्स अगर ए और बी का अगर आप ए एम और जी एम निकाल रहे हो तो ए एम हमेशा बड़ा या बराबर आएगा जीएम के, छोटा नहीं आ सकता। दो नंबर्स के लिए ये, लेकिन ये रिलेशनशिप ठीक है। फाइनल चीज पांचवी, अभी जो आप बता रहे हो, खुद बता रहे हो कि अगर ए एम और जीएम ही खुद ही गिवन है, ए एम और जीएम खुद ही गिवन है, अब ये ए और बी कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, इस ए एम और जीएम को एक इक्वेशन में फिट कर देंगे। इक्वेशन याद है, x² माइनस 2ax प्लस g² इक्वल टू 0। इसमें ए तो हो जाएगा ये ए एम जो गिवन होगा हमको क्वेश्चन में, जी हो जाएगा ये जी एम जो गिवन होगा क्वेश्चन को। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करके जो x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वही मेरी ए और बी होंगे। एंड फाइनल चीज अभी अभी हमने सीख लिया, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, वो आपको याद होगा। ठीक है ना, तो ये पूरा सार है बेटा जीपी का। ये फॉर्मूले कल तक याद हो जाने चाहिए, तभी अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। शुरुआती क्वेश्चंस तो केवल ये दो फॉर्मूला से ही सॉल्व होंगे। ये वाला पोर्शन तो आधी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद शुरू होगा। आधी से भी ज्यादा एक्सरसाइज में तो यही दो फॉर्मूले हैं। बेसिक एपी के जैसे क्वेश्चन चलते थे वैसे बेसिक जीपी के क्वेश्चन चलेंगे। ये वाली टर्म निकाल लो, उस टर्म से जोड़ लो, पीछे से 10वीं टर्म निकाल लो, आगे से 50वीं टर्म निकाल लो, 10 टर्म्स का सम कर दो। वही जो अपन एपी में करते थे ना पूरे चैप्टर में, वही सारा काम जीपी में करना है। फिर आखिरी के 25-30% में ये फॉर्मूले यूज होंगे, एडवांस फॉर्मूले, एएम और जीएम से रिलेटेड फॉर्मूले। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का वो प्रोसेस अपने को याद रखना है। डन। तो ये जीपी हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है। पूरा रिवाइज करके आओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, आज तक के नोट्स बने हुए होने चाहिए। देन वी विल स्टार्ट व्हाट एक्सरसाइज टुमारो। इसके बाद कुछ बचता है क्या, एक बार और देख लो। ये क्या है, ये छोटी मोटी बात है, ये ना भी लिखो तो क्वेश्चंस में आ जाएगी छोटी मोटी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। क्या कह रहा है कि अगर ए प्लस बी गिवन हो और ए माइनस बी पता करना हो तो ऐसे पता करते हैं। अगर ए प्लस बी गिवन हो और ए माइनस बी, जैसे मैंने कहा ए प्लस बी 10 है, बताओ ए माइनस बी क्या है, ये पता करना हो। तो अगर ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया ना, भी अगर मैं लिखवाऊं तो आप पता है कैसे निकालोगे। आपको ए प्लस बी पता है ना, पता है ना। आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आएगा यहाँ से, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 100। यहाँ से आप क्या करोगे, 2ab की वैल्यू, या फिर 2ab की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगी बताओ मुझे, 100 माइनस a² माइनस b², ये निकलेगी। अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। 2ab की वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, तो a² प्लस b² माइनस 2ab की वैल्यू क्या है बोलो, 100 माइनस a² माइनस b²। जिसको सोल्व करेंगे तो a² से माइनस a² माइनस माइनस a² क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a² माइनस माइनस a², हाँ वो तो प्लस जाएगा। ट्वाइस ऑफ a² प्लस ट्वाइस ऑफ b², आगे बोलो माइनस 100। ठीक है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है। आपको a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे रूट लगाओ।
ठीक है ना, यानी कि ये चाहिए आपको 2a² + 2b² - 100। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर -4ab होगा, चेक कर लो। होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। नहीं हुआ? फिर से चलो, क्यों नहीं हो पाया? देखो हमको a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ क्या होता है, a² + 2ab + b²। चलो यहाँ से 2ab की वैल्यू बताओ, एक काम करो, यहाँ से 2ab की वैल्यू बताओ, बोलो, इन दोनों को उधर भेजो। बिल्कुल, अब 2ab की वैल्यू आ गई। अब इसको a - b के होल स्क्वायर में पुटअप करो। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, वैसे क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है। तो 2ab की वैल्यू है ना आपके पास, a² + b² - 2ab की वैल्यू क्या है, a + b का होल स्क्वायर -a² - b², यही है। ठीक है, ये कटना चाहिए, कट क्यों नहीं रहा, वो नहीं समझ आ रहा मुझे। + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। ट्वाइस ऑफ a², ट्वाइस ऑफ b², a² माइनस माइनस a² क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ a², b² माइनस माइनस ऑफ b² क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ b², माइनस क्या बचा फिर, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये क्या हो गया, रूट हो गया। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर -4ab। देखो 2ab की वैल्यू ये है, तो टेल मी 4ab की वैल्यू क्या होगी, एक बार दो गुना कर दिया इसका, इसका क्या कर दिया मैंने, दो गुना। तो इधर आओ, इसका दो गुना करो, इसका भी दो गुना होगा, इसका भी दो गुना होगा, इसका भी दो गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² माइनस ट्वाइस ऑफ b²। इसको मैं से लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लूँ तो 2a² + 2b² लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ। तो यहां से ट्वाइस ऑफ a² + b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ a² + b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, समझ आया। तो मतलब इस वाले पार्ट को तो उधर ले जाओ और 4ab को इधर ले आओ। तो क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ a² + ट्वाइस ऑफ b² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू है, इसको यहाँ पुटअप करो, क्या है, ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या है -4ab, ये तो इस पार्ट की वैल्यू है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, -a + b का होल स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ a + b के होल स्क्वायर में से -a + b का होल स्क्वायर करूं तो सिंगल a + b का होल स्क्वायर बच गया। जैसे 2x में से x जाता तो x आता, मतलब ऐसे मान लो ऐसे होता 2x² - x², तो सिंगल x² बचता। तो ये ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर था, माइनस वो सिंगल a + b का होल स्क्वायर था, माइनस हुआ, तो सिंगल a + b का होल स्क्वायर बचा, सिंगल a + b का होल स्क्वायर -4ab है ना, ये क्या है, -4ab। तो a - b की वैल्यू ये आ गई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, अगर आपको a + b की वैल्यू गिवन है और आपको a - b की वैल्यू निकालनी है, तो जो a + b की वैल्यू गिवन है ना, उसका तो करो आप होल स्क्वायर,
और माइनस उस ए और बी के गुणा का 4 गुना माइनस कर दो, रूट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, पर ए प्लस बी की वैल्यू से ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, तो ए माइनस बी की वैल्यू, तो ए बी की भी वैल्यू गिवन होगी। मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए बी दोनों की वैल्यू गिवन हो तो ए माइनस बी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये समझ गए? ठीक है। मान लो ए प्लस बी 10 और ये हो गया 70, गिवन है। अब किसी ने कहा इन दोनों से ए माइनस बी पता करो, क्या करोगे आप? रूट ए प्लस बी गिवन है ना 10, तो उसका कर दोगे स्क्वायर, 100 माइनस 4 गुना करोगे इसका, तो यहाँ पे तो एक नेगेटिव आंसर आने वाला है, 4 × 270 +4, ये 70 नहीं होगा, 30 होगा, है ना? नहीं, 3 7 21 होगा, सॉरी 21 होगा। क्या होगा? मैंने 3 और 7 ले, ये सब कुछ करो, 21 होगा। क्योंकि ऐसा नंबर ही नहीं है कि जोड़ने में 10 और 70 आए, तो ऐसा नंबर फिर नेगेटिव है ना, तो उधर देखो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, आपने इधर से नेगेटिव सोचा, तो अब करो। तो 4 × 21 करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? 4 × 21 बोले तो कितना हुआ? अब पॉजिटिव आ रहा है अंदर, 100 - 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 84, तो 100 - 84 यानी 16, तो ए माइनस बी की वैल्यू हो गई 4। हो ही गई ना, देखो ए माइनस बी की वैल्यू 4 होगी, नहीं होगी? मैंने ए लिया था क्या, 7 + 3 10 आया था, फिर मैंने 7 × 3 21 आया था। अब ए माइनस बी करना है, 7 - 3 4 आएगा। और अगर मैं 3 और 7 को उल्टा कर दूं, ए को 3 ले लूं और बी को 7 ले लूं, तो 3 - 7 -4 आएगा। तो वहां से भी तो प्लस और माइनस आ रहा है वैसे भी, तो ए माइनस बी की वैल्यू +4 या -4। तो एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद करते हो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, नहीं याद करते हो तो ये प्रोसेस करके जो अभी अपन इसको निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं ना, इसी को क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हो। याद हुआ क्या? बोलो। ए प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है, तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे? जो ए प्लस बी गिवन है उसका स्क्वायर करो पहले, सीक्वेंस में चीज याद करो, ठीक है ना? रटोगे तो कितनी चीजें रटोगे? अगर ए प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है, पता करना है क्या? क्या पता करना है? माइनस, वो गिवन है ना, उसी को तो इस्तेमाल करोगे, उसका कर दो स्क्वायर। क्या कर दो उसका? ये गिवन है, इसको भी यूज करोगे, इसका 4 गुना इसमें से माइनस कर दो और फिर रूट कर दो। अभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जस्टिफाई होगी। ये रूट इधर आएगा तो बताओ क्या होगा? ये क्या होगा? -4। आप आर एच एस सोल्व करके एल एच एस में भी आ सकते हो, एल एच एस सोल्व करके आर एच एस सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर 2ab - 4ab - 2ab। क्या ये चीज ये नहीं होती? ठीक है ना? तो जो हम इक्वेशन बना रहे हैं वो जस्टिफाइबल है ना, बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू होल रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4। ओके फाइन, सो दिस इज फाइनली डन। अब इसका कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा होगा लास्ट ईयर, ये नोट में दिखा हुआ है ना। मैं अक्सर, मेरी आदत है कि कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है ना जिसमें से इन दोनों में से वो निकालना है, तो उससे रिलेटेड जो लॉजिक हमने यूज किया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो नोट बना के लिखवा देते हैं। तो ये कोई ना कोई क्वेश्चन है आपकी जीपे में जो फंसेगा, वो इस नोट से क्लियर होगा जो अभी अपन ने लिखा। अब स्पेशल सीरीज फिर आखिरी अगली एक्सरसाइज हो जाएगी, उसको फिर बाद में देखेंगे। ये जीपी तक का काम हो चुका है आपका, ठीक है? ओके, यहाँ तक का नोट्स बना लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।